साल 2026 में अचानक एक ऐसी रहस्यमयी और जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैलने लगी जिसने लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस वायरस की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह इंसानों की शक्ल सूरत पूरी तरह बदल देती थी। 80 साल की बूढ़ी महिला भी कुछ ही दिनों में बेहद खूबसूरत जवान लड़की जैसी दिखने लगती और 800 किलो का बेहद मोटा आदमी भी फिट और आकर्षक नौजवान बन जाता। लेकिन इस खूबसूरती की कीमत बेहद खतरनाक थी। जो भी इस वायरस से संक्रमित होता वह धीरे धीरे बेहद हिंसक, निर्दयी और असाधारण ताकत वाला बन जाता। इतना ही नहीं, संक्रमण के 1 साल बाद उसका शरीर अचानक भयानक तरीके से फट जाता। इस रहस्यमयी बीमारी का पहला मामला पेरिस शहर में सामने आया। एक मशहूर मॉडल फैशन शो के दौरान रैंप पर चल रही थी। मौसम बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा हो। कुछ ही पलों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह अपने होश खोने लगी। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक व्यक्ति की पानी की बोतल पर पड़ी। वह पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ी और उससे पानी छीनकर पीने लगी। लेकिन पानी पीने के बाद भी उसकी हालत बिल्कुल नहीं सुधरी। अचानक उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह वहां मौजूद लोगों पर टूट पड़ी और जिसे भी सामने देखा बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। पूरा हॉल चीख पुकार से गूंज उठा। इसके बाद वह बाहर भागी और सड़क पर भी जो भी उसके सामने आया उस पर हमला कर दिया। फिर उसने एक मोटरसाइकिल छीन ली और बिना किसी डर के उसे तेज रफ्तार में दौड़ाने लगी। वह सड़क छोड़कर सीधे सीढ़ियों से मोटरसाइकिल कूदाती हुई मुख्य सड़क पर पहुंच गई। उसे अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं थी। कुछ ही देर में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जोरदार तरीके से सड़क पर गिर पड़ी। उसकी एक टांग टूट गई और रीढ़ की हड्डी भी बुरी तरह टेढ़ी हो गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इतनी भयानक चोट लगने के बावजूद वह आराम से फिर खड़ी हो गई, जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। इसके बाद वह लड़खड़ाते हुए पास के एक रेस्टोरेंट में घुस गई। अंदर जाते ही उसने पानी पीना शुरू कर दिया। जो भी उसके रास्ते में आया उसने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इतना पानी पीने के बाद भी उसके शरीर की जलन कम नहीं हुई। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, मानो वह अंदर ही अंदर जल रही हो। उधर रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था। कुछ देर बाद वह खुद ही धीरे धीरे बाहर निकल आई। मामले की जानकारी तुरंत फ्रांस की सुरक्षा एजेंसी तक पहुंची। जांच में पता चला कि इससे पहले भी बिल्कुल ऐसे ही कई रहस्यमयी मामले सामने आ चुके थे। अब साफ हो गया कि यह कोई साधारण हमला नहीं बल्कि किसी बेहद खतरनाक और लगातार फैल रही घटना की शुरुआत थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए अधिकारी अमांडा ने तुरंत आतंकवाद मामलों के 2 अनुभवी विशेषज्ञ कूपर और जॉर्डन को जांच के लिए बुलाया। दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा था, लेकिन उन्होंने कभी खुद को प्रेमी प्रेमिका नहीं माना। जांच शुरू होते ही दोनों हैरान रह गए। घटना स्थल पर किसी भी तरह के बम, विस्फोटक या हमले के कोई सबूत नहीं मिले। ऐसा लग रहा था कि उस मॉडल का शरीर किसी बाहरी धमाके से नहीं बल्कि अपने आप अंदर से फट गया था। और यहीं से इस रहस्यमयी वायरस की असली दहशत दुनिया के सामने आनी शुरू हुई। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। ठीक इसी तरह का एक मामला 6 महीने पहले लंदन में भी हुआ था। उसके बाद बर्लिन में भी एक व्यक्ति का शरीर अचानक फट गया था, लेकिन उस समय किसी ने इन घटनाओं को आपस में नहीं जोड़ा था। अब पेरिस की घटना के बाद अधिकारियों को समझ आया कि ये सभी मामले एक ही रहस्यमयी वायरस से जुड़े हो सकते हैं। उधर जेरेमी नाम का एक युवक अपनी जिंदगी से बेहद परेशान था। वह खुद को बदसूरत और मोटा समझता था। लोगों की बातें और ताने सुन सुनकर उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। धीरे धीरे वह खुद से ही नफरत करने लगा। आखिरकार उसने इंटरनेट पर किसी अनजान व्यक्ति से मदद मांगी। उस व्यक्ति ने उसे सिर्फ एक फोन नंबर दिया और कहा, इस नंबर पर कॉल कर लो, तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। उम्मीद की आखिरी किरण समझकर जेरेमी वहां पहुंच गया। वह एक मशहूर कॉस्मेटिक क्लिनिक था, लेकिन जैसे ही उसने वहां के डॉक्टर को देखा वह थोड़ा घबरा गया। डॉक्टर की शक्ल काफी अजीब थी, इसीलिए जेरेमी को लगा कि कहीं वह गलत जगह तो नहीं आ गया। लेकिन डॉक्टर ने उसकी तकलीफ समझते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं कि जेरेमी की आंखें भर आईं। फिर डॉक्टर ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता हूँ। इधर कूपर और जॉर्डन सुरक्षा एजेंसी की गुप्त प्रयोगशाला में पहुंचे। वहीं उस मॉडल के शरीर के अवशेष रखे गए थे। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने बताया कि कुछ घंटे पहले तक उसके शरीर का तापमान लगभग 200 डिग्री था। इतनी गर्मी थी कि जांच के दौरान इस्तेमाल किए गए उपकरण भी खराब हो गए। विशेषज्ञ का मानना था कि इसके पीछे किसी नए और बेहद खतरनाक वायरस का हाथ हो सकता है। हालांकि जांच अभी जारी थी। इसी दौरान कूपर को एक बेहद महत्वपूर्ण सुराग मिला। जिन तीनों लोगों के शरीर फटे थे उन सभी ने अपनी मौत से लगभग 1 साल पहले
कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। पुरानी तस्वीरें देखने पर पता चला कि पहले उनकी शक्ल बिल्कुल अलग थी। वे साधारण या कम आकर्षक दिखते थे, लेकिन सर्जरी के बाद उनकी खूबसूरती इतनी बढ़ गई कि वे मॉडल बन गए। हैरानी की बात यह थी कि उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उन सभी की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। उधर जेरेमी की सर्जरी भी पूरी हो चुकी थी। नया चेहरा मिलने के बाद वह पहली बार एक बार में गया। इस बार सब कुछ अलग था। एक खूबसूरत लड़की खुद उसके पास आई, उसे बियर दी और अपने दोस्तों के साथ बैठने का न्योता भी दिया। जेरेमी को लगा कि अब उसकी किस्मत बदल चुकी है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह उल्टी करने के लिए वॉशरूम भाग गया। जब वह वापस लौटा तो सभी लड़कियां वहां से जा चुकी थीं। बार के कर्मचारी ने उससे पूरे बिल के पैसे मांगे। तब उसे समझ आया कि उन लड़कियों ने सिर्फ उससे खर्च करवाया था और खुद बिना पैसे दिए चली गईं। लेकिन जेरेमी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर वे उसे छोड़कर अचानक चली क्यों गईं? अगली सुबह उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह बंदूक लेकर सीधे उसी क्लिनिक पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसने लोगों पर गोली चलानी शुरू कर दी और डॉक्टर पर चिल्लाते हुए बोला, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मुझसे झूठ बोला। डॉक्टर डर के मारे कांपने लगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने कहा, रुको, अभी एक आखिरी तरीका बाकी है। अगर वह काम कर गया तो तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके बाद वह जेरेमी को एक होटल में ले गया। उसने उसे कमरे में जाकर सारे कपड़े उतार कर बिस्तर पर इंतजार करने को कहा और फिर बोला, थोड़ी देर में कोई तुमसे मिलने आने वाला है। जेरेमी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। जेरेमी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसे लगा था कि वह डॉक्टर और उसके साथी को गोली मारकर अपनी नाराजगी खत्म कर देगा, लेकिन तभी होटल के कमरे का दरवाजा खुला। अंदर एक बेहद रहस्यमयी और असाधारण रूप से खूबसूरत महिला आई। डॉक्टर ने उससे कुछ धीमी आवाज में कहा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। जेरेमी उस महिला को देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। महिला ने शांत स्वर में उससे कहा, आराम से बिस्तर पर लेट जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कुछ समय बाद जेरेमी की आंख खुली। अब कमरे में वह बिल्कुल अकेला था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर बुरी तरह तप रहा है। उसने तुरंत अपना तापमान जांचा। थर्मामीटर देखकर उसके होश उड़ गए। उसके शरीर का तापमान 48 डिग्री तक पहुंच चुका था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के अंदर कुछ लगातार बदल रहा हो। अचानक उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठने लगा। कुछ ही पलों में उसके चारों ओर एक अजीब सा खोल बन गया और वह पूरी तरह उसके अंदर बंद हो गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वह धीरे धीरे उस खोल से बाहर निकला। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में अब पहले जैसी कमजोरी बिल्कुल नहीं रही। वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा हल्का और ताकतवर महसूस कर रहा था। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब वह पहले वाला मोटा और साधारण लड़का नहीं था। उसकी जगह एक बेहद आकर्षक और हैंडसम नौजवान खड़ा था। यह देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उधर सुरक्षा एजेंसी की प्रयोगशाला से वायरस की पूरी रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के अनुसार यह वायरस बेहद घातक था। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह कई खतरनाक बीमारियों से भी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। हालांकि एक राहत की बात यह थी कि यह हवा से नहीं फैलता। संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा माध्यम संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक द्रव थे। इसी बीच कूपर और जॉर्डन को नया आदेश मिला। उन्हें तुरंत वेनिस रवाना होना था। वहां भी बिल्कुल वैसी ही रहस्यमयी मौत का एक नया मामला सामने आया था और जांच में वायरस की पुष्टि भी हो चुकी थी। दोनों बिना समय गंवाए वेनिस पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लगभग हर जांच अधिकारी सुरक्षा पोशाक पहने हुए था। स्थानीय अधिकारियों ने कहा, भले ही यह वायरस हवा से नहीं फैलता, लेकिन जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। यह सुनकर कूपर और जॉर्डन ने भी पूरी सुरक्षा पोशाक पहन ली। वे सीधे घटना स्थल पर पहुंचे। कमरे में एक महिला शांत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन इस बार मामला पहले जैसा नहीं था। उसका पूरा शरीर नहीं फटा था, सिर्फ उसकी छाती और पेट की त्वचा फट चुकी थी, जिससे अंदर के अंग और पसलियां दिखाई दे रही थीं। कमरे की जांच करते समय जॉर्डन की नजर दीवार पर बने एक अजीब निशान पर पड़ी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह एक प्राचीन चित्रलिपि का चिन्ह है और उसका अर्थ है सुंदरता। इसी दौरान रोम शहर में एक और खतरनाक साजिश रची जा रही थी। एक रहस्यमयी व्यक्ति ने एक पेशेवर हत्यारे को गुप्त मिशन सौंपा। उसे उस गद्दार को खत्म करना था जिसने इस रहस्यमयी वायरस का फॉर्मूला चुरा लिया था। बातचीत से पता चला कि यह वायरस कोई साधारण प्रयोग नहीं था। इसका सबसे शक्तिशाली रूप कुछ चुनिंदा लोगों ने सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए छिपा कर रखा था, लेकिन उनके ही संगठन के एक कर्मचारी ने उसे चुरा लिया। इतना ही नहीं, उसने वायरस को बाहर की दुनिया में भी फैला दिया। अब हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। इसीलिए उस गद्दार को हर हाल में खत्म करने के लिए एक बेहद खतरनाक पेशेवर हत्यारे को मैदान में उतारा गया और उसके पास ऐसा जहर था जो कुछ ही पलों में किसी भी इंसान की जान ले सकता था। उधर कूपर की जांच भी धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ने लगी। उसे एक बेहद महत्वपूर्ण सुराग मिला। मरने से पहले पीड़ित महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था। वीडियो में वह लोगों को बार बार चेतावनी दे रही थी। वह कह रही थी, उन पर कभी
भरोसा मत करना, वे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि वे कौन हैं, लेकिन कूपर को शक था कि वह उन्हीं लोगों की बात कर रही थी जो इस रहस्यमयी वायरस को दुनिया में फैला रहे थे। जांच आगे बढ़ ही रही थी कि तभी कूपर के फोन की घंटी बज उठी। मुख्यालय से तुरंत आदेश मिला। उन्हें अगले ही दिन न्यूयॉर्क लौटना था। वहाँ एक मशहूर फैशन मैगजीन के संपादक की कर्मचारी कैंटीन में अचानक शरीर फटने से मौत हो गई थी। ये खबर सुनकर जॉर्डन भी सन्न रह गई। अब साफ था कि वायरस तेजी से अलग अलग देशों में फैल चुका था, लेकिन रात काफी हो चुकी थी। दोनों ने तय किया कि सुबह रवाना होने से पहले थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसी दौरान जॉर्डन ने कूपर से गंभीर लहजे में कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। कूपर मुस्कुराया और शांत आवाज में बोला, हम दोनों की जिंदगी एक जैसी है। हम लोगों के साथ रात तो बिता सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार शायद हमारी किस्मत में नहीं है। कूपर की यह बात सुनकर जॉर्डन कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। तभी दूर खड़ा एक बेहद आकर्षक युवक जॉर्डन की तरफ बढ़ा। माहौल हल्का करने के लिए कूपर ने मजाक में कहा, देख लेना, वह मुझसे बेहतर नहीं हो सकता। वह जॉर्डन के करीब आया, जैसे उसे चूमने वाला हो, लेकिन आखिरी पल में खुद ही रुक गया। फिर मुस्कुराकर बोला, चलो बाद में मिलते हैं, पहले थोड़ा काम भी कर लेते हैं। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। ऐसा लगा जैसे उसने जानबूझकर खुद को इस रिश्ते से पीछे कर लिया हो। कुछ देर बाद वही युवक वापस आया। इस बार उसने जॉर्डन को अपने कमरे में चलने का निमंत्रण दिया। जॉर्डन उसके साथ चली गई, लेकिन दूसरी तरफ कूपर के साथ कुछ और ही होने वाला था। अचानक दो नकाबपोश हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। वे उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन कूपर कोई साधारण एजेंट नहीं था। उसने अपनी फुर्ती और ट्रेनिंग की मदद से दोनों का डटकर मुकाबला किया और वहां से निकल भागा। भागते भागते वह एक अधूरे निर्माण स्थल तक पहुंच गया। हमलावर लगातार उसका पीछा कर रहे थे। जब उसे लगा कि अब बच निकलना लगभग नामुमकिन है, तभी उसकी नजर ऊपर लटके भारी सामान पर पड़ी। उसने सही मौका देखकर उसे पकड़ने वाली रस्सी खींच दी। भारी सामान तेजी से नीचे गिरा और हमलावरों का रास्ता रुक गया। कूपर ने इस मौके का फायदा उठाया और फिर से भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, सामने एक और दुश्मन उसका इंतजार कर रहा था। उधर जॉर्डन की रात भी खत्म हो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो वह युवक कमरे से गायब था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर असामान्य रूप से गर्म हो रहा है। कुछ ही सेकंड में उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसका पूरा शरीर अजीब तरह से मरोड़ खाने लगा और फिर उसके चारों ओर भी वैसा ही रहस्यमयी खोल बनने लगा जैसा पहले जेरेमी के साथ हुआ था। कुछ समय बाद जब वह उस खोल को तोड़कर बाहर निकली तो आईने में खुद को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब कहानी कुछ घंटे पीछे लौटती है। न्यूयॉर्क की एक मशहूर फैशन मैगजीन के कर्मचारी कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे। दो दोस्त आपस में कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बातें कर रहे थे। तभी उनकी एक महिला दोस्त देर से वहां पहुंची। जैसे ही वह बैठी, उसके चेहरे की हालत देखकर दोनों चौंक गए। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था, जबकि वहां का माहौल बिल्कुल सामान्य था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। कुछ ही पल बाद उसने दो चार बातें की और अचानक उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। फिर वह बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखें एक ही दिशा में टिक गईं, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर पूरा कब्जा कर लिया हो। कुछ सेकंड बाद उसे होश आया, लेकिन अब उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह पागलों की तरह पानी पीने लगी। आसपास बैठे लोगों को यह सब अजीब तो लगा, लेकिन किसी ने भी खतरे का अंदाजा नहीं लगाया। सभी लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। महिला का शरीर अचानक फट गया। क्योंकि यह घटना एक बंद कमरे में हुई थी, इसलिए उसका खून और शरीर के कण चारों तरफ फैल गए। वहां मौजूद कई लोगों की आंखों, मुंह और चेहरे पर संक्रमित खून जा लगा। उनमें उसका सबसे करीबी दोस्त भी शामिल था, और इसी के साथ वायरस ने नए शिकार तलाशने शुरू कर दिए। उधर वेनिस में कूपर को सुरक्षा एजेंसी ने हिरासत में ले लिया। जांच में पता चला कि पिछली रात उस पर हमला करने वाले दोनों हमलावर भी इसी वायरस से संक्रमित थे। लेकिन कूपर को अपनी गिरफ्तारी की कोई चिंता नहीं थी। उसे सिर्फ जॉर्डन की फिक्र थी। पूरी रात बीत चुकी थी और उससे अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया था। कूपर ने अधिकारियों को चेतावनी दी, अगर तुम लोगों ने मुझे यहीं रोके रखा तो बहुत देर हो जाएगी। ये वायरस किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन वहाँ मौजूद अधिकारी उसकी बात सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा कि कूपर खुद को जरूरत से ज्यादा हीरो समझता है। उन्हें उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं था। कुछ देर बाद अचानक अमांडा वहाँ पहुंची। स्थिति को समझते ही उसने तुरंत आदेश दिया कि कूपर को रिहा कर दिया जाए। उधर दूसरी तरफ खूंखार हत्यारा न्यू एक और संक्रमित व्यक्ति तक पहुंच चुका था। वह उसे मारने से पहले अपने हथियार चुन रहा था। उसके सामने बेहद तेज धार वाला इस्पात का चाकू, मजबूत प्लायर और एक छोटी लेकिन घातक युद्ध कुल्हाड़ी रखी थी। वह बड़े आराम से हथियारों को हाथ में लेकर उनकी धार पर रख रहा था। फिर उसने गुस्से में कहा, तुम जैसे लोग ही इस वायरस को हर जगह फैलाते फिर रहे हो। वह हमला करने ही वाला था कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। कॉल उसके बॉस की थी। मजबूर होकर
उसे अपना हमला रोकना पड़ा। बॉस ने आदेश दिया, जो काम कर रहे हो उसे जल्दी खत्म करो और तुरंत इंडियानापोलिस पहुंचो। वहां एक कॉस्मेटिक सर्जन संक्रमित लोगों के संपर्क में आया था और कम से कम एक नया व्यक्ति पहले ही वायरस की चपेट में आ चुका था। बॉस ने आगे कहा, वेनिस में हमारे 2 आदमी भी मारे जा चुके हैं। हालात हाथ से निकलने लगे हैं, इसलिए हर समस्या को तुरंत खत्म करो। जब तक हमारा पूरा ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यह साफ था कि इस वायरस के पीछे कोई बहुत बड़ा और संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। नियो जानता था कि आगे का मिशन आसान नहीं होने वाला। उसने अपने बॉस से कहा कि अगर उसके पुराने भरोसेमंद साथी साथ हों, तो यह काम कहीं ज्यादा जल्दी और सुरक्षित तरीके से पूरा हो सकता है। लेकिन बॉस ने उसकी बात साफ तौर पर ठुकरा दी। अब नियो के पास अकेले ही मिशन पूरा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपना पिछला काम खत्म करने के बाद वह बिना समय गंवाए सीधे एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी पत्नी को फोन किया। उसने बताया कि जल्द ही उसके खाते में फिर से पैसे भेज दिए जाएंगे। पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत याद करता है। ये सुनकर नियो कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर बोला, उसे यही समझने दो कि मैं मर चुका हूँ। मैं उसके लिए सिर्फ पैसे भेजता हूँ और एक मरे हुए इंसान से उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। एयरपोर्ट पहुंचने पर एयर होस्टेस ने बताया कि उसके लिए हिल्टन होटल में कमरा बुक कर दिया गया है। ये सुनते ही नियो झुंझला गया। वह बड़बड़ाते हुए बोला, इतना बड़ा काम करवाते हैं और रहने के लिए इससे बेहतर होटल भी नहीं दिला सकते। उधर कूपर लगातार जॉर्डन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार फोन बंद मिल रहा था। उसने खुद जाकर उसे ढूंढने का फैसला किया। तभी अमांडा ने अपने एजेंटों को आदेश दिया। उन्होंने कूपर को रोककर वापस सुरक्षा एजेंसी ले जाया। उसका वायरस टेस्ट किया जाना था। अगर रिपोर्ट सामान्य आती तो उसे तुरंत न्यूयॉर्क भेज दिया जाता। जहां तक जॉर्डन को ढूंढने की बात थी, वह जिम्मेदारी किसी और टीम को सौंप दी गई। इसी बीच नियो उस कॉस्मेटिक क्लिनिक में पहुंच गया। उसने बड़ी सफाई से दरवाजे का ताला खोला और अंदर घुसने से पहले सुरक्षा कैमरों को भी बंद कर दिया। अंदर डॉक्टर एक लाश के टुकड़े कर रहा था ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके। नियो ने बिना समय गंवाए उससे पूछताछ शुरू कर दी। उसने पूछा, तुम क्लेयर तक कैसे पहुंचे? क्लेयर वही रहस्यमयी महिला थी जिसने जेरेमी को वायरस से संक्रमित किया था। डॉक्टर घबराकर बोला, उससे मेरी मुलाकात डार्क वेब पर हुई थी। वहाँ हर तरह की गैरकानूनी चीज मिल जाती है। शुरू में मैंने मना कर दिया था, लेकिन जब जेरेमी मुझे मारने पर उतर आया, तब मजबूरी में मुझे क्लेयर से संपर्क करना पड़ा। और सच कहूँ, जेरेमी ही मेरा पहला और आखिरी ग्राहक था। डॉक्टर की बात पूरी होते ही नियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मार दी। फिर शांत आवाज में बोला, अब तो मानोगे कि मेरे जैसे आदमी को हिल्टन से बेहतर होटल मिलना चाहिए था। लेकिन उसने डॉक्टर को तुरंत नहीं मारा। पहले उससे जेरेमी को फोन करवाया। उसने कहा, उसे तुरंत क्लिनिक बुलाओ। कहो कि इलाज का असर बनाए रखने के लिए एक और डोज जरूरी है। डॉक्टर ने कांपते हुए वैसा ही किया। उधर जेरेमी ने फोन उठाया और बताया, मैं अभी हयात होटल में हूँ। बस इतना सुनना था कि नियो ने डॉक्टर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब उसका अगला निशाना तय हो चुका था। कुछ ही देर बाद जेरेमी आराम से नहा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके कमरे तक पहुंच चुकी है। नियो चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जेरेमी अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन सामने कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक पेशेवर हत्यारा खड़ा था। और उनके बीच होने वाली अगली भिड़ंत बेहद खतरनाक साबित होने वाली थी। नियो ने कुछ ही पलों में जेरेमी को काबू में कर लिया। फिर उसने उससे कहा, जिस लड़की के साथ तुम कल रात थे, उसे अभी फोन करो। जेरेमी ने तुरंत उसे कॉल लगाया, लेकिन हालात की गंभीरता के बावजूद वह उससे मजाक और फ्लर्ट करने लगा। उधर लड़की ने घबराई हुई आवाज में कहा, मेरे शरीर में बहुत तेज जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बहुत तेज बुखार हो गया हो। इतना सुनते ही जेरेमी ने बड़ी चालाकी से कहा, मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता हूँ। बातों बातों में उसने लड़की से उसका पूरा पता भी निकलवा लिया। ये देखकर नियो भी हैरान रह गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे तरीके सच में बड़े अजीब हैं। उधर कूपर को उसके वरिष्ठ अधिकारी का फोन आया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी रिपोर्ट सामान्य आई है तो तुरंत न्यूयॉर्क लौट जाओ। यह मामला अब बहुत बड़ा हो चुका है। जॉर्डन को ढूंढने का काम दूसरी टीम संभाल लेगी। कूपर अभी भी जाने को तैयार नहीं था। तब अधिकारी ने उसे उसकी ही एक पुरानी सीख याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम ही कहा करते थे कि जब इंसान किसी मामले में बहुत ज्यादा उलझ जाता है तो सही फैसला नहीं ले पाता। कभी कभी पीछे हटना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। उसी समय उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट पूरी तरह सामान्य थी, इसलिए मजबूरी में कूपर न्यूयॉर्क जाने वाली उड़ान में बैठ गया। उधर नियो और जेरेमी उस लड़की के घर पहुंच चुके थे। अंदर का नजारा देखकर दोनों समझ गए कि वे बहुत देर कर चुके हैं। कमरे में एक टूटा हुआ रहस्यमयी खोल पड़ा था, यानी उसका रूपांतरण पहले ही पूरा हो चुका था। कुछ ही देर बाद वह महिला उनके सामने आ गई, लेकिन अब वह पहले जैसी इंसान नहीं रही थी। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वह पूरी तरह अपना होश खो चुकी थी। उसकी ताकत भी पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि नियो जैसा प्रशिक्षित हत्यारा भी उसे काबू करने में मुश्किल महसूस करने लगा। इसी बीच मौका देखकर जेरेमी ने पास रखा लोहे का तवा उठा लिया और बिना कुछ सोचे समझे उसने पूरी ताकत से महिला के सिर पर वार कर दिया। एक ही वार में उसका सिर बुरी तरह कुचल गया। महिला वहीं ढेर हो गई। नियो ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और जेरेमी की ओर देखते हुए कहा, सिर या दिल, क्योंकि
संक्रमित लोगों को पूरी तरह खत्म करने के लिए अंतिम प्रक्रिया अभी बाकी थी, लेकिन जेरेमी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और नियो की तरफ अपनी पीठ कर ली। फिर शांत आवाज में बोला, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सच्चाई दिखा दी। वैसे भी मैं पहले से जीना नहीं चाहता था। यह कहकर वह पलटा और खुद ही बंदूक की नली के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, अगर मारना है तो अभी मार दो। ये सुनकर पहली बार नियो भी चुप हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। आखिर उसने गोली नहीं चलाई। इसके बजाय वह जेरेमी को अपने साथ खाना खाने ले गया। वहीं दोनों के बीच लंबी बातचीत शुरू हुई। नियो ने एक बड़ा राज खोला। उसने बताया, मैं भी इस वायरस से संक्रमित हूँ, लेकिन उसके शरीर में जो वायरस है वह साधारण नहीं बल्कि प्रयोगशाला में तैयार किया गया बेहद शुद्ध संस्करण है, इसलिए उसके शरीर पर लगभग कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। उसने आगे बताया, असल में यह सिर्फ वायरस नहीं बल्कि एक विशेष जीन थेरेपी है। यह इंसान के शरीर को जड़ से बदल देती है। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, यह इंसान को बहुत लंबे समय तक जवान भी रख सकती है। फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरी असली उम्र 60 साल से भी ज्यादा है। जेरेमी यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन नियो ने आगे एक और सच बताया, इतनी शक्तिशाली तकनीक बेहद महंगी थी, इसलिए असली दवा सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थी, जबकि बाहर जो नकली संस्करण फैलाया गया था वह शरीर के द्रवों से आसानी से फैल जाता था और उसके दुष्प्रभाव बेहद भयानक थे। लोग खूबसूरत तो बनते थे, लेकिन आखिर में उसी वायरस के कारण उनकी मौत हो जाती थी। नियो ने कहा, यही गलती अब हमें ठीक करनी है, क्योंकि जिस कंपनी ने यह तकनीक बनाई थी वह नहीं चाहती थी कि उसके महंगे इलाज की जगह यह खतरनाक नकली वायरस पूरी दुनिया में फैल जाए, और ऐसे ही मामलों को हमेशा के लिए खत्म करना यही नियो का असली काम था। अब नियो ने अपना असली इरादा सामने रखा। उसने जेरेमी से कहा, मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका देना चाहता हूँ। नियो को महसूस हो चुका था कि जेरेमी के अंदर अब पहले वाला डरा हुआ इंसान नहीं बचा है। उसके अंदर हिंसा के प्रति एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो चुका था। इसी वजह से नियो ने फैसला किया कि वह उसे अपना शागिर्द बनाएगा और एक पेशेवर हत्यारे की तरह प्रशिक्षित करेगा। यह बात सुनते ही जेरेमी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी नई जिंदगी का रास्ता चुन लिया है। उधर कूपर भी न्यूयॉर्क स्थित सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय पहुंच चुका था। वहां का नजारा बेहद भयावह था। एक बड़े हॉल में उन सभी लोगों को अलग अलग बंद करके रखा गया था जो विस्फोट वाली घटना के दौरान वहां मौजूद थे, क्योंकि बंद कमरे में हुए धमाके के दौरान संक्रमित खून कई लोगों की आंखों, मुंह और शरीर पर पड़ चुका था। अब उन सभी के संक्रमित होने की आशंका थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, अब आगे क्या होगा? क्या इस वायरस को यहीं रोका जा सकेगा या फिर पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी? यहीं पर कहानी का ये हिस्सा खत्म होता है, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। इस कहानी की सबसे खास बात सिर्फ इसका रहस्य या डर नहीं है, यह इंसानों की खूबसूरत दिखने की चाह, समाज में बढ़ती रूप रंग की चिंता और उन बड़ी कंपनियों पर भी सवाल उठाती है जो सिर्फ मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी से खेलती हैं। कहानी एक ऐसा सवाल भी छोड़ जाती है, अगर आपको हमेशा के लिए बेहद खूबसूरत बनने का मौका मिले लेकिन उसकी कीमत आपकी मौत हो, तो क्या आप फिर भी वह रास्ता चुनेंगे? यही सवाल इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। और यहीं पर पहले